नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों इस बुलेटिन में आपको देंगे। और शुरुआत करते हैं चुनावी खबरों से। तो आज उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए दोस्तों। उपचुनाव थे 5 राज्यों की 7 विधानसभाओं में, 6 विधानसभा और 1 लोकसभा में, ये था उपचुनाव। और उपचुनाव थे राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा में संपन्न हुआ, बिहार के कुडनी में जो संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश की रामपुर और खतौली सीटों पर विधानसभा का चुनाव था संपन्न हुआ, और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी आज चुनाव था, उपचुनाव था, वो संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर भी उपचुनाव था, और ओडिशा की पदमपुर सीट पर भी उपचुनाव था जो कि संपन्न हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों एमसीडी के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, और एमसीडी के चुनावों के लिए मतगणना 7 दिसंबर को कल होगी, जबकि और तमाम उप जो चुनाव थे और विधानसभा हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव थे उनके लिए मतगणना 8 दिसंबर को सुबह प्रारंभ होगी। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करें उपचुनावों की, तो इस दिसंबर 2022 तक के तमाम जो चुनाव थे इस वर्ष के 2022 के, वो तमाम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव है उसके लिए कवायद तो आज भाजपा ने तो आज बैठक भी प्रारंभ कर दी दोस्तों। ये चुनाव संपन्न भी नहीं हुआ, अभी मतगणना नहीं हुई। ये जो 2022 के चुनाव हुए हैं उनकी मतगणना 8 दिसंबर को होगी, लेकिन आज से ही बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है 23 में होने वाले चुनावों के लिए। तो 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें रथ यात्राओं की, तो राहुल गांधी की रथ यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर चुकी थी झालावाड़ से, जो कि राजस्थान में अब लगातार निरंतर जारी है। 11 दिनों तक ये यात्रा जो है वो राजस्थान में 520 किलोमीटर की ये यात्रा, पैदल यात्रा राजस्थान में होगी। और राहुल गांधी ने दोस्तों चाहे अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, दोनों को जो नचाया, दोनों को आप थिरकते उनको देख रहे थे। सोशल मीडिया पर ये खबरें भी वायरल हो रही थी। उससे कहीं ना कहीं संदेश, एक मैसेज दिया गया राजस्थान में कि यहाँ कुछ भी नहीं है, और जो आने वाला चुनाव है वो हम सब कांग्रेसी इकट्ठे होकर लड़ने वाले हैं, एकजुटता के साथ लड़ने वाले हैं। दरअसल यही कुछ मैसेज भारतीय जनता पार्टी भी देना चाहती है, जबकि रथ के ऊपर जो फोटोएं हैं वो सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष की और वसुंधरा राजे सिंधिया की, गुलाब चंद कटारिया की, ये 3 नेता सीनियर नेता माने गए, क्योंकि सतीश पूनिया सीनियर नेता नहीं है, लेकिन सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, और भाजपा ने कहीं ना कहीं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि उन्होंने जब से प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है, भाजपा में सतीश पूनिया बनाम वसुंधरा राजे की लड़ाई जो है वो खुलकर सामने आ रही है। और इतना बड़ा कद और पद भी नहीं है सतीश पूनिया का कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा, सीएम का चेहरा उनको प्रोजेक्ट कर दे पार्टी, तो ऐसा कतई नहीं है। और वसुंधरा राजे ही संभवतः सीएम का चेहरा भाजपा का यहाँ राजस्थान में हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में भाजपा क्या निर्णय लेती है ये भाजपा पर डिपेंड है। लेकिन भाजपा की भी अंतर्कलह और कांग्रेस की भी अंतर्कलह सर्वविदित है, और पूरी राज्य की जनता को, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दोस्तों ये लड़ाई जो है वो जग जाहिर हो चुकी है। 2023 के चुनाव में क्या होगा ये भविष्य का खेल है। और दोस्तों बात करें रथ यात्रा की भाजपा की, तो संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में विधानसभा बादरा में ये रथ तेजी के साथ दौड़ता हुआ जा रहा है। और दोस्तों हम बात करें
विभिन्न गांवों में रथ यात्रा की तो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन संजीव बेनीवाल के द्वारा किया जा रहा है और संजीव बेनीवाल का ही प्रमुख और मुख्य संबोधन इस रथ यात्रा में प्रत्येक गांव में देखा जा रहा है। एक गांव में जनसभा के दौरान, रथ यात्रा के दौरान संजीव बेनीवाल ने घोषणा की थी, कहा था कि 20 दिसंबर को वीडीएस प्लेस में जब यह रथ यात्रा संपन्न हो जाएगी तो बहुत बड़ी एक बैठक, मीटिंग, सभा भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरुद्ध। तो दोस्तों, इस सभा का क्या मायने हैं, क्या औचित्य है, और इसको कस्बा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के रूप में समझा जा रहा है। संजीव बेनीवाल को आखिर क्या नौबत पड़ी कि वो एक जनसभा आयोजित करे। कहीं ना कहीं ये रिक्वायर्ड है समय की, वर्तमान जो समय चल रहा है, और जयदीप रूडी की एंट्री हुई है जब से भाजपा में, दोनों के ऊपर ही प्रेशर है। प्रेशर स्वाभाविक है दोस्तों, जयदीप रूडी पर प्रेशर ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो भाजपा में आने से पहले स्वीकार कर चुके होंगे, उनको पता था, उनको दिखाई भी दे रहा है, और क्षेत्र की जो राजनीति है और जो क्षेत्र के समीकरण है वो साफ उनको दिखाई भी दे रहे होंगे कि वन मैन आर्मी की तरह संजीव बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दौड़ में सबसे कोसों आगे है और उनके पीछे कोई बहुत दावेदार दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में जयदीप रूडी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। संभवतः आला नेताओं से उनकी कोई वार्ता भी हुई होगी, टिकट का कोई आश्वासन भी उनको मिला होगा, लेकिन अब जब वो पार्टी में आ गए हैं तो निकट भविष्य में उनको भी एक बहुत बड़ी सभा शक्ति प्रदर्शन के रूप में करके दिखानी होगी। अगर टिकट लाइन में वो लगना चाहते हैं और सीरियस दावेदार बनना चाहते हैं तो उनको शक्ति प्रदर्शन करना होगा, और यही एक पैमाना दोस्तों राजनीति में होता है टिकट की दौड़ के लिए। और वैसे पार्टियों का अपना अपना सर्वे होता है, और एक नहीं, दो नहीं, कई पार्टियां तो कई बार 4 तक सर्वे कर लेती है विधानसभा चुनाव की टिकट बांटने से पहले। और उन 4 सर्वे में किस नेता के पक्ष में क्या माहौल, क्या उनकी छवि आती है, कितना जन समर्थन उनको मिलता हुआ उस सर्वे में दिखाई देता है, उसी के अनुसार जो है पार्टियां टिकट देने का काम करती है, क्योंकि पार्टियां सबसे ज़्यादा विधायक चाहती है। और यही फार्मूला होता है, जब आप सबसे ज़्यादा विधायक आपके पास जीत कर आएंगे तो मुख्यमंत्री आपका बनना सुनिश्चित हो सकता है। और अगर आप विधायकों की ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे जो जिताऊ नहीं है, पार्टी में सर्वे उनके खिलाफ है, तो कहाँ से वो विधायक जीत कर आएगा और कैसे आपका मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखते हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में किस कदर ऊंट करवट लेकर बैठता है और कौन सीएम का फेस होता है और किसको टिकट जाती है। शक्ति प्रदर्शन में संजीव बेनीवाल बनाम जयदीप रूडी में क्या होता है, और क्या निकट भविष्य में जैसे संकेत मिल रहे हैं एसपी सिंह भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एसपी सिंह अभी इस दौड़ में पिछड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि वो अभी डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि वो खुलकर कांग्रेस में ही रहे या फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि उनको आने वाले भविष्य और 2023 में होने वाले चुनावों के दौरान जो चर्चाएं चल रही है, जो माहौल राज्य में क्रिएट हो रहा है, और ये जो उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव हुए, इनके 8 दिसंबर को क्या नतीजे आएंगे, कई नेता उसके बाद में डिसीजन लेंगे। दोस्तों 8 दिसंबर को जैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजे आते हैं, अगर कांग्रेस के लिए कहीं इनमें गुंजाइश दिखती है या हिमाचल प्रदेश में कहीं कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करे या सरकार भी बनाने में कामयाब रहे, तो कुल मिला के जो एसपी सिंह है वो संभवतः कांग्रेस की ही टिकट लेने का डिसीजन कर ले, और क्योंकि उसके बाद में परिदृश्य कुछ बदल सकता है, ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं आने वाली, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से गुजरात में परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, वो टक्कर तिकोनी थी, लेकिन मुख्य टक्कर कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में ही दिखाई दी है। गुजरात में चुनाव संपन्न हो चुके हैं
और आज संभवतः सभी मीडिया हाउसों द्वारा जो सर्वे है वो सर्वे भी आज आपके सामने आ जाएंगे देर रात तक, और टीवी चैनलों पर आप सर्वे घंटे या 2 घंटे के बाद देख भी सकते हैं। उनके सर्वे की रिपोर्टें आनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अनुमान एक ये सर्वे अनुमान ही होता है, और ज़रूर इसमें सैंपल लिए जाते हैं और उन सैंपलों के आधार पर डिसीजन निकाला जाता है। लेकिन अगर अनुमान की बात करें तो गुजरात में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली है। अब वो सरकार इस बार सीटें भी पीछे से ज़्यादा आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये कम जो वोटिंग प्रथम चरण में जो 62% करीब वोटिंग हुई है, उससे पहले के जो वर्ष में वोटिंग हुई थी उससे कहीं ना कहीं 7-8% जो वोटिंग कम हुई है। और दूसरे फेज में जो वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं पहले चरण की अपेक्षा कहीं अधिक वोटिंग हुई है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटिंग गुजरात में इस बार कम हुई है, अपेक्षाकृत कम हुई है। और इस दूसरे चरण के चुनाव में जो कुछ वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वो सरकार के सभी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, अन्य नेता हो, चुनाव आयोग हो, सभी ने मतदाताओं से अपील की है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की। और उसका कई परिणाम है कि कुछ वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ा है दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में बढ़ने के साथ ही कहीं ना कहीं जो वोटरों में उदासीनता है वो उसी प्रकार के परिणाम की भी हो सकती है कि सरकार तो भाजपा बना रही है, बहुत ज़्यादा उत्साह इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकार बदलनी हो उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में वोटर बाहर निकल कर आते हैं, वोटिंग करते हैं, मत प्रतिशत भी बढ़ता है। और दूसरा सरकार को बचाने के लिए भी कई बार वोटर बाहर आते हैं। लेकिन इस बार उदासीनता कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग राज्य में है नहीं, और नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी अपना कोई बहुत ज़्यादा वो यहाँ माहौल नहीं बना पाई है। कांग्रेस भी उनके आला नेता चुनाव में नहीं है, नदारद है, बहुत ही नेगलेंसी के साथ एक प्रकार से कांग्रेस के नेता व्यवहार करते हुए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फाइट से बाहर अपने आप को पूर्व में ही समझने लगे। तो कहीं ना कहीं उदासीनता ये भी हो सकती है। तो इससे एक चीज़ तय है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है गुजरात में, और 100 से कहीं अधिक सीटें इस बार लेने वाली है। लेकिन ये सीटें 120 या 130 तक जाती है या इससे भी कहीं आगे निकल जाती है, ये देखने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश में मुकाबला बेहद कड़ा और नज़दीकी है, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 5-10 सीटों का ही आगे पीछे का अंतर है, और भाजपा वहाँ भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। रही बात एमसीडी के दिल्ली के चुनाव की, तो यहाँ कांटे की टक्कर इस बार प्रथम बार भाजपा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त टक्कर दी है इस बार एमसीडी के चुनाव में। जो एमसीडी वो लगातार पिछले 15 वर्षों से जीतती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, इस बार नाको चने चबाए हैं आम आदमी पार्टी ने। लेकिन अंतर फिर भी जीत के अंतर तक आम आदमी पार्टी पहुंचती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, और यहाँ एक बार फिर भाजपा ही एमसीडी पर भी कब्जा जमाने जा रही है। तो कुल मिला के उपचुनाव की बात करें तो सरदार शहर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जिन 5 राज्यों के 7 सीटों पर चुनाव हुए, सरदार शहर में अंतिम क्षणों में जो मुकाबला दोस्तों बहुत कड़ा देखा गया, उसके अनुसार आरएलपी का जो उम्मीदवार है लालचंद मूड, बहुत तेजी के साथ उसकी स्थिति में बदलाव आया और बहुत बढ़त के साथ वो जो है मुख्य मुकाबले में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद लोगों को यही है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला बेहद कांटे का रहा है, या फिर आमने सामने की टक्कर यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच ही हुई है। तो निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस भाजपा के बीच में ही मुकाबला हुआ है, और नंबर 3 पर आरएलपी की स्थिति दिखाई दे रही है। और दोस्तों कांग्रेस और भाजपा के बीच में भी अंतर ज़्यादा बताया जा रहा है। जिस प्रकार का चुनावी कैंपेन चली है, और जो भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद यहाँ उस परिवार के प्रति सिंपैथी पूरे विधानसभा में देखी गई, और चुनावी कैंपेन के दौरान जो मतदाताओं का रुझान देखा गया, इस बार ज़रूर मतदाता
बहुत ज़्यादा खुलकर कहीं नहीं आ रहे हैं। ये मतदाताओं का एक प्रकार से बहुत डेंजरस रूप है कि खुलकर कहीं नहीं आना। दोस्तों ये एक घबराहट पैदा करता है प्रत्येक नेताओं के, पार्टियों के दिलो दिमाग पर, और इसका कहीं ना कहीं 15,000 से अधिक अंतर से अनिल शर्मा, भंवरलाल शर्मा के पुत्र यहाँ चुनाव जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं सरदार शहर सीट पर। तो अंतर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर के लिए यहाँ कड़ी टक्कर देखी जा रही है भाजपा और आरएलपी के बीच, ये तय माना जा रहा है। तो हमारा कोई सर्वे तो इसमें नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एक अनुमान ज़रूर लगाया जा रहा है, जो कि जनता के ही एक प्रकार से जन चर्चाओं के अनुसार हमने ये आपको बताया है। परिणाम तो कुल मिला के अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं दोस्तों। महेंद्र गुज्जर, जो कि कांग्रेस के नेता बादरा के माने जाते हैं, उन्होंने एक आरोप लगाए हैं दोस्तों, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपना बयान जारी किया है और भाजपा की रथ यात्रा पर तंज कसा है कि भाजपा की रथ यात्रा में महंगाई का मुद्दा गायब है, गौण है। महंगाई का मुद्दा कहीं भाजपा महंगाई का जिक्र नहीं कर रही, और आम आदमी, आम जन पर महंगाई की मार पड़ रही है, उसका कहीं कोई जिक्र संजीव बेनीवाल अपने भाषणों में, संबोधनों में नहीं कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों माकपा पर भी आरोप लगाया महेंद्र गुज्जर ने कि माकपा विधायक बलवान पूनिया यहाँ द्वेषता की राजनीति कर रहे हैं, और द्वेषता की राजनीति भी इस कदर कर रहे हैं कि वो द्वेषता की भी एक प्रकार से पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार से दोनों ही विधायक और पूर्व विधायक नेताओं पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता महेंद्र गुज्जर द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। और इसके अलावा दोस्तों एक ज्ञापन दिया गया आज समाज सेवी राजेंद्र सोनी द्वारा, जो कि पूर्व रिटायर्ड फौजी है दोस्तों, और सोनलाल फौजी अनेक उनके अन्य साथियों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया कस्बे की अव्यवस्थाओं को लेकर। जो दुकानदार अपने दुकान के आगे सामान लगाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किए हुए हैं, 5, 7, 10 से 15 फीट आगे तक दुकानदार अपनी दुकान के आगे जो अतिक्रमण किए हुए बाजार को सकरा बना रहे हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं बाजार में आए दिन जाम लगने की स्थिति, आप दिन में बादरा के मेन बाजार में, आप सबसे लंबा बाजार दोस्तों हनुमानगढ़ जिले का बादरा बाजार माना जाता है, जो कि हम बात करें नोहर रोड जो है सरकारी राजकीय अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से लेकर आप बस स्टैंड तक चले जाइए, और ये जो किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा पूरा बाजार का मार्ग है, वहाँ दिन में कम से कम 5 से 10 बार तक जाम लगने की स्थिति आती है। कई बार तो इससे भी अधिक जाम लगते हैं। जब कोई विशेष दिवस होता है या किसी नेता के धरना प्रदर्शन आदि का समय होता है, या कोई अन्य विशेष दिन होता है, या फिर त्योहारों का दिन होता है, त्योहारों में तो ये सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं दोस्तों। आधा घंटे में जाम लगने की नौबतें आती है, जो कि दर्जनों बार जाम बाज़ारों में लगते हैं। तो इस प्रकार से आड़े टेढ़े वाहन खड़े करना, मोटरसाइकिल खड़े करना, और कोई भी दोस्तों बाज़ार में दुकान के आगे अपनी गाड़ी तक पार्क कर देता है, किसी प्रकार की रोक टोक बादरा बाज़ार में नहीं है। उसको लेकर आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उपखंड अधिकारी को और एक ज्ञापन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को, उसमें दोस्तों यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द आप बाजार की इस व्यवस्थाओं को सुधारें, अतिक्रमण को हटाएं, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये बहुत ही एक प्रकार से जागरूकता की बात है और अच्छा एक ज्ञापन इसको माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो कल 6 दिसंबर को सरदारपुरा बास, जिसको बासड़ा भी हम कहते हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में दोस्तों भगत सिंह कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है कल 6 दिसंबर से, और इसका उद्घाटन करेंगे मनोज ढाका और सत्यवान बेनीवाल के द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा। और दोस्तों इस कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता को 7100 रुपये का नगद पुरस्कार प्लस
ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि उप विजेता को 4100 रुपये प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। तो ये कबड्डी की प्रतियोगिता जो है 65 किलो बाहर के खिलाड़ियों के मध्य होगी और टीम में एक खिलाड़ी 65 किलो से अधिक का भी हो सकता है। इस प्रकार की भी सहूलियत दी गई है। इसके अलावा कल 6 दिसंबर को बादरा के विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति स्थित ब्लड बैंक में जो है रक्तदान शिविर का, विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि HDFC बैंक प्रबंधन की तरफ से, उनके पूरे स्टाफ की तरफ से ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की उद्घाटन करेंगे विदिश दत्त शास्त्री। और इसके अलावा शाखा प्रबंधक सागरमल शर्मा हो, कुलदीप पारिक हो, अमित कुमार हो, नरेश पूनिया हो, ये सभी इसमें अपना योगदान देंगे। इसी के अलावा दोस्तों 6 दिसंबर को कल ही इसी जगह एक और ब्लड बैंक में शिविर लगाया जा रहा है, जो कि भीम आर्मी द्वारा लगाया जाएगा। और ये परिनिर्वाण दिवस जो भीमराव अंबेडकर जी का है, उसके उपलक्ष्य में ये जो रक्तदान शिविर है ये भीम आर्मी के द्वारा लगाया जाएगा। इसमें भी बड़ी संख्या में युवाओं के भाग लेने की संभावना है। दोस्तों, हम इसको लेकर एक बात ज़रूर आपको कहना चाहेंगे कि बादरा में इस प्रकार की ब्लड बैंक है, लेकिन इस प्रकार की जागृति नहीं है कि लोग स्वेच्छा से रक्तदान शिविर में भाग लें या फिर रक्तदान करने के लिए ब्लड बैंक में पहुंचे। ऐसी जागरूकता हमारे क्षेत्र में नहीं है। और अब तो ब्लड बैंक भी खुल चुका है। कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में किसी ग्रुप के ब्लड को लेकर और किसी मरीज के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है और उसकी आवश्यकता जताई जाती है। लेकिन दोस्तों, ब्लड देना सबसे बड़ा दान ये होता है और इसके लिए जागरूकता सभी में ये होनी चाहिए कि मुझे 6 महीने में एक बार रक्तदान देना है, रक्तदान करना है। तो मैं क्यों किसी इस प्रकार के शिविर का इंतज़ार करूं? रक्तदान शिविर कब लगेंगे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर मेरे को देना है और ये मेरे स्वास्थ्य से संबंधित है तो मैं ब्लड बैंक में जाकर क्यों ना दूं। दोस्तों, अगर बात करें तो वहाँ 4 या 5 की ही औसत लगभग आती है जो ब्लड डोनेशन करते हैं। इतनी बड़ी बादरा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ इतनी बड़ी आबादी रहती है, मात्र 4 या 5 लोग ही इस प्रकार से रक्तदान करने के लिए ब्लड बैंक में पहुंचते हैं। ये संख्या बादरा विधानसभा की आबादी को देखते हुए कम से कम 30 से 40 या 50 लोगों की होनी चाहिए थी। जितने अस्पताल है उनमें रोज़ाना दोस्तों मरीजों को जो है बीमारों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए, अगर ये रक्तदान शिविर ना लगे तो इसकी आपूर्ति होना बहुत बड़ी बात है और मुश्किल है। तो आप ये जागरूकता हम सब में होनी चाहिए कि हमें रक्तदान अगर करना है तो ब्लड बैंक में जाकर जब भी हमारे पास समय है हम रक्तदान देकर आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो सिंगापुर में आज लालू प्रसाद यादव, जो कि चारा घोटाले में जेल की सज़ा काट रहे थे, उनकी किडनी खराब होने की, अस्वस्थ होने की उनकी जानकारी आई और सिंगापुर में आज उनका किडनी का ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही दोस्तों ये किडनी उनको दी है और तेजस्वी यादव ने, उनके पुत्र ने, जो कि सिंगापुर में ही है, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। और रोहिणी आचार्य का परिवार भी दोस्तों इस वक्त सिंगापुर में ही रहता है और वहाँ उनका सफल ट्रांसप्लांट किया गया है। तो इसी के साथ ही दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज 5 दिसंबर को क्या खास विशेष दिवस है दोस्तों। हम बात करें 2009 की तो आज निधन हुआ था सत्यानंद सरस्वती का, जो कि हमारे भारत के श्रेष्ठतम योग शिक्षक, गुरु, सन्यासी हम इनको मान सकते हैं। उनका निधन हुआ था तो उनकी पुण्यतिथि आज धूमधाम से हमारे देश में मनाई गई। और सिक्किम राज्य भी आज के दिन 1950 को भारत का अभिन्न अंग बना था और 1946 को आज के दिन होमगार्ड संगठन की स्थापना भी की गई। तो स्थापना दिवस होमगार्ड का भी आज के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मंडियों के भाव की तो विस्तार से आज आपको मंडियों के भाव की जानकारी देते हैं। नोट से शुरुआत करते हैं
तो नौर में ग्वार के भाव 5,899, चना के भाव 4776, बाजरा 2133, जबकि गेहूं के भाव 2575, जौ के भाव 2955, मूंग के भाव 6,960, नरमा 8450 रुपये, जबकि कपास बिका है 9500 रुपये प्रति कुंटल और मोट के भाव 6231। करणपुर में आज सरसों 5500, नरमा 8500 और ग्वार के भाव 5600 रहे, जबकि रायसी नगर में ग्वार के भाव 5,951, सरसों के भाव 6,175, नरमा बिकाए 8690, मूंग के भाव 7280 और गेहूं बिकाए 2540 रुपये प्रति कुंटल। चना बिका है 4870 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में सरसों बिकी है 6149, नरमा 8600, कपास 9402, ग्वार के भाव 5799, जबकि सिरसा मंडी में नरमा 8510, सरसों के भाव 6026, ग्वार के भाव 5750, जबकि बादरा मंडी में ग्वार बिका है 5850 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी में नरमा 8490, कपास के भाव 9611, सरसों के भाव 6124, ग्वार के भाव 6066, चना 4806 रुपये प्रति कुंटल बिकाए, गेहूं के भाव 2500, बाजरा 2075, जबकि तिल के भाव रहे 15,200 रुपये प्रति कुंटल। और सादुलपुर मंडी में ग्वार बिका है 5,956 रुपये प्रति कुंटल, चना 4880, मूंग 6800, मोट के भाव 5950, गेहूं के भाव 2600 रुपये मैक्सिमम गेहूं के भाव मिले हैं और बाजरा 2060, सरसों के भाव 6000, तारामीरा 5000 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी पीलीबंगा मंडी में नरमा 8761, सरसों के भाव 5790, ग्वार के भाव 5962, जबकि कपास बिका है 9180 रुपये प्रति कुंटल। और आज मौसम का मिजाज बताए तो 5 दिसंबर को दोस्तों 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर, आज दिन भर रात 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बादल आज बिल्कुल नहीं थे, मौसम बिल्कुल साफ था। रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा। 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 6 दिसंबर को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? 12 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दिन में 23 से 25 डिग्री, दोपहर को 18 से 22 डिग्री, देर शाम को टेम्परेचर रहेगा, जबकि रात्रि को 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और सुबह से लेकर देर शाम तक 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इसके अलावा आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, 5 से 10% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो अब आज आप देखेंगे सर्वे सभी टीवी चैनलों पर अपने अपने मीडिया हाउस के सर्वे, और 8 तारीख को नतीजे आएंगे दोस्तों। विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उनके और उपचुनाव हुए हैं उनके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।